प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि आपके चैनल जीएस ईश्वर सर पे आपको समय समय पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती रहती हैं। तो उसी कड़ी में पेश है आज 1919 का रोलेट एक्ट। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था उसके बारे में बात करेंगे। और ये सर सिडनी रोल्ट है, सर सिडनी रोल्ट, जिसने रोल्ट एक्ट पास किया था। और इस एक्ट का जो वास्तविक नाम था, अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो इसका वास्तविक नाम था द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। ये इसका पूरा नाम था इस एक्ट का। इस एक्ट के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम इस वीडियो से लेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको इसके बारे में और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कि रोलेट एक्ट कब पास हुआ। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये पास कब हुआ। दो बातें हैं, एक पास होना, एक लागू होना। तो रोलेट एक्ट है वो 26 जनवरी 1919 को पास किया था। अंग्रेजों ने अपनी जो उनकी संसद थी उसमें 26 जनवरी 1919 को पास किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि रोलेट एक्ट का पूरा नाम क्या था। तो द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। दूसरा है प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण, जो रोलेट एक्ट किस समिति की सिफारिश से लाया गया। तो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति, ये इस कमेटी का नाम है सेडिशन समिति। सेडिशन समिति ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिफारिशों के आधार पे बनाया गया था। ये सिडनी रोलेट है जो इसका अध्यक्ष था। तो चलिए आगे देखते हैं। कौन सा दिन अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। तो जब ये रोलेट एक्ट लागू किया गया मार्च 1919 के अंदर, तो उसके बाद में 8 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। अगला हमारा प्रश्न है जलियांवाला बाग। ये जैसे जलियांवाला बाग की तस्वीर है, आगे मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें आपको ये पता चला कि जलियांवाला बाग किस तरह से है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो चैम्सफोर्ड था। कौन था? चैम्सफोर्ड था। अपने आप को लॉर्ड चैम्सफोर्ड लिखता था, लेकिन लॉर्ड नहीं था, भगवान थोड़ी था। तो ये एक अंग्रेज था चैम्सफोर्ड, उस समय भारत का वायसराय था। तो चलिए आगे चलते हैं। ये लागू कब किया गया। तो 8 मार्च 1919 को। 8 के बाद में 9 आता है तो याद रख सकते हो। 8 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। पास कब हुआ था? 26 जनवरी को हुआ था, 26 जनवरी 1919 को। और महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इसे समाप्त करने के प्रयास में अन्य नेताओं के साथ मिलकर 6 अप्रैल को हड़ताल का आयोजन किया था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो हड़ताल की गई थी, इसका तारीख के बारे में कुछ मतभेद हो गया था। उसके कारण ये हिंसक हो गया था आंदोलन, और हिंसक होने के कारण ये जो पहला सत्याग्रह था इसका देशव्यापी, इसको वापस ले लिया गया। तो इसका जो रोलेट एक्ट है इसके विरोध में पूरा देश खड़ा हो गया था। इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा। मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने रोलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापकों से त्यागपत्र दे दिया। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि किन दो नेताओं ने केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं से की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। तो एक का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, और दूसरे का नाम था मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिया था। कई बार ये बात भी पूछ ली जाती है। तो 10 अप्रैल को रोलेट एक्ट के अंदर अमृतसर के दो बड़े सामाजिक नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल भी गिरफ्तार हुए थे। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में कौन गिरफ्तार हुआ। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, सॉरी मलिक नहीं है, डॉक्टर सत्यपाल। तो चलिए, सन 1910 के दशक में यूरोप के अधिकतर देशों में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आपको पता है 1914 से लेकर 1918 तक विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई थी, और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हासिल कर लेने के बाद उन्होंने भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद देश में अनेक उनके खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं आंदोलनों को दबाने के लिए रोलेट एक्ट कानून लाने का फैसला किया था, ताकि कोई भी भारतीय ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज न उठा सके। रोलेट एक्ट की स्थापना 10 दिसंबर 1917 को हुई थी। कब हुई थी? 10 दिसंबर 1917 को। ये पुरानी बातें याद रखने की वैसे आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा पता हो तो ठीक है।
4 महीनों तक इस समिति की खोज की गई। 15 अप्रैल 1918 को रोलेट एक्ट के सभापति ने अपनी रिपोर्ट को भारत मंत्री की सेवा में उपस्थित किया था। रोलेट एक्ट की रिपोर्ट कहलाई। रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को भारत में चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था। 13 अप्रैल 1919 का दिन बैसाखी का पारंपरिक त्योहार का दिन था। तो अप्रैल के दिन बैसाखी मनाई जाती है। अमृतसर में इस दिन सुबह के समय सभी लोग गुरुद्वारे में बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए। तो अमृतसर के अंदर आपको पता है कि स्वर्ण मंदिर नाम से एक गुरु घर है, स्वर्ण मंदिर, और इसे श्री हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, श्री हरमंदिर साहिब भी कहते हैं। बहुत अच्छी जगह है घूमने की, जाना चाहिए, साल में एक बार गुरु घर में दर्शन करके आने चाहिए। तो इस गुरुद्वारे के पास ही में एक बगीचा था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। गांव के लोग अपने परिवार वालों के साथ तो कुछ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए हुए थे। दूसरी तरफ पंजाब में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए, तो 13 अप्रैल है, उससे पहले 6 अप्रैल को जो अहिंसक दिवस मनाने की सोच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे हिंसा शुरू हो गई थी। कमांडर जनरल रेजिनोल्ड डायर, ये उसका पूरा नाम था, ने हिंसा रोकने की कमान संभाली हुई थी। उन्होंने भड़की हिंसा को दबाने के लिए अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया था। फिर उन्हें यह खबर मिली कि जलियांवाला बाग में कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तब कर्नल डायर ने करीब शाम 5:30 बजे अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में प्रस्थान किया। ये उस समय की तस्वीर है जलियांवाला बाग की। और वहाँ से बाहर जाने वाले रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया। एक छोटा सा रास्ता है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में देखना। बाग के अंदर जैसे इतना बड़ा बाग है, तो ये बिल्कुल बारीक सा रास्ता है अंदर जाने के लिए। और वहाँ उपस्थित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। उन्होंने किसी प्रकार की चेतावनी भी नहीं दी गई। डायर के सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक भीड़ पर गोलियां चलाई। और यहाँ पे इस भीड़ में शामिल है छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये अंग्रेज लोग थे, जो ईसाई लोग, कितने क्रूर लोग थे, और हम भारतीयों की उनके सामने क्या औकात थी। वहाँ ना सिर्फ युवा एवं बुजुर्ग उपस्थित थे, बल्कि वहाँ बच्चे और महिलाएं भी त्यौहार मनाने के लिए आए हुए थे। तो 15 मिनट गोली चलाई है और लगभग बताते हैं 1,500 लोगों को उन्होंने उस दिन हत्याकांड कर दिया। सरकारी आंकड़े में तो सिर्फ ये 379 बताते हैं कि 379 ही लोग मारे गए थे, लेकिन वास्तव में उस दिन उन्होंने बहुत बड़ा हत्याकांड किया था, जिसका बदला सरदार उधम सिंह ने लिया था फिर 1940 के अंदर इंग्लैंड में जनरल डायर को गोली मार के। तो चलिए देखते हैं जलियांवाला बाग कैसा दिखता है। ये जलियांवाला बाग है। एक मिनट रुकिए, थोड़े इसको धीमा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जलियांवाला बाग है, देखिए ये इसका मुख्य गेट है जिसके अंदर हम एंट्री करते हैं। ये साइड में बोर्ड लगा हुआ जलियांवाला बाग का, और ये एक नीचे छोटा सा ऐतिहासिक गली है। ये वो रास्ता है इस बाग के अंदर जाने का। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ी गली है। इस गली के अंदर अंग्रेजों ने अपने सिर्फ पुलिस वाले खड़े कर दिए थे, और इस गली के अंदर से जाते हुए उन पे फिर जो अंदर, ये जैसे ये बाग है, यहाँ से जब जाके हम अंदर जाते हैं तो अंदर बाग है, और यहाँ पे अंदर इन्होंने यहाँ पे खड़े हो गए। इस जगह से उन्होंने इस बाग के अंदर जितने भी लोग थे सभी को गोलियां मार दी थी। और जब हम इसके अंदर जाते हैं तो अंदर आपको थोड़ा आगे जाने पर यहाँ पे आपको वो कुआं मिलेगा, जो इस कुएं के अंदर उन लोगों को, ये उस कुएं का दृश्य था जिसके अंदर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी। और ये देखिए ये गोलियों के निशान है, जहाँ पे ये सफ़ेद निशान बने हुए हैं ये गोलियों के निशान हैं। ये इन दीवारों के ऊपर जो अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी उन गोलियों के निशान पड़े हुए हैं अभी तक भी। ये वो ऐतिहासिक कुआं है, ये देखिए ये वो कुआं है जिसके अंदर, कुएं की फ़ोटो ऊपर से खींची हुई, जिसके अंदर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी। और ये यहाँ पे अब स्मारक बना हुआ है। ये इस स्मारक को जलियांवाला बाग स्मारक कहते हैं। और ये वो दीवारों के ऊपर आप गोलियों के निशान देख सकते हो, सफ़ेद रंग के जो लगे हुए हैं। और इससे आगे जब हम चलते हैं, ये उस समय की तस्वीरें हैं। इससे आगे चलिए पढ़ते हैं इसमें था क्या। तो इसमें बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की शक्ति थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था। 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों की हिरासत में रखने की अनुमति थी। ये भी महत्वपूर्ण है कि कितने साल तक कैदियों को रखने की अनुमति थी। अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का भी अधिकार था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय की भी स्थापना की, इसमें अनुशंसा की गई थी। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था, मतलब इसमें आप कहीं भी हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते थे। अपराधी को इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था।
जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया गया था और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारावास में देने का अधिकार था और देश से निष्कासित करने का अधिकार था। तो अब इन सब को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक काला कानून क्यों था, क्योंकि इसमें जो आम भारतीय लोग थे उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। और इसी के कारण जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के खिलाफ हमारे एक भारत माता के सपूत पुत्र ने, शहीद उधम सिंह ने, ये हमारे भारत माता के महान सपुत्र सरदार उधम सिंह कंबोज, इन्होंने इस रिवॉल्वर के साथ उसी जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके और उसे उसकी करनी की सजा दी थी। तो शहीद उधम सिंह है जो, उन्हीं की कारण अंग्रेजों ने 13 मार्च 1940 को इन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी। और वहीं पे उनकी लंदन में जाके जो सेंट्रल एशियन सोसाइटी है, वहाँ पे रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन की कॉक्सटन हॉल में जो बैठक थी, वहाँ पे जनरल ओ डायर को गोली मारी थी और अपनी जो हमारे जलियांवाला बाग में जो शहीद हुए थे उनकी मृत्यु का बदला लिया था। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।